हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। होप यू आर गुड टुडे। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क के बारे में और हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज स्पीड टाइम डिस्टेंस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल द एग्जाम्स विच कवर एप्टीट्यूड एज अ टॉपिक। ओके, जिसमें एप्टीट्यूड एक सेक्शन होता है, एक टॉपिक होता है, वहाँ पर ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये चैप्टर कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे थ्योरी लगानी होगी। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। स्पीड टाइम डिस्टेंस सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब होता क्या है कि ये एक फॉर्मूला जो हम देखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इतना ज़्यादा सिंपल है कि ये सिंपल होते हुए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, क्यों हो गया कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेन ये चीज़ समझनी है कि इस फॉर्मूले को हम कैसे एनालाइज करें और कैसे अप्लाई करें। तो देखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, इस फॉर्मूले का एक छोटा सा एनालिसिस। ओके, तो एनालिसिस देखते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है एनालिसिस इस फॉर्मूले की। मेरे को क्या दिखता है यहाँ पे कि स्पीड इज इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। कि क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट से, मल्टीप्लिकेशन से आपके पास डिस्टेंस बन रहा है। मतलब दो क्वांटिटीज हैं जो मल्टीप्लाई होती हैं और एक तीसरी क्वांटिटी देती है। तो इनमें किस तरह का मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए? देखिए, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम लिखते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ इस तरह से मैं स्पीड टाइम और डिस्टेंस को लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन 60 की स्पीड से चलता है, ओके लेट्स से 60 की स्पीड से, और 3 आवर्स के लिए चलता है, सो हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रैवल? 60 की स्पीड से 3 घंटे चलेगा तो 180 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। अभी मान लीजिए ये वापस 60 की स्पीड से ही चलता है लेकिन 4 घंटे चलता है, नाउ ही इज मूविंग फॉर 4 आवर्स, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी गोइंग टू ट्रैवल? 60 into 4 दैट इज 240। तो 240 किलोमीटर से 240 जो भी यूनिट्स होगा उसके बेसिस पे ये चलेगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन गए। पहला केस बन गया ये वाला केस 1 और ये बन गया दूसरा केस 2। तो यहाँ पे क्या दिखता है, 60 की स्पीड 3 आवर, 60 की स्पीड 4 आवर। केस 1 केस 2 में कॉमन क्या चीज दिखती है? हमें दिखता है कि दोनों ही केसेस में स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ओके, स्पीड सेम है। तो अगर ऐसा होगा तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड 1 एंड स्पीड 2, रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो मतलब कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो स्पीड और स्पीड है, तो स्पीड और स्पीड को मैं कंपेयर कर सकता हूं, दे आर सिमिलर क्वांटिटीज, इसीलिए स्पीड का रेशियो क्या होगा? 60:60 का रेशियो हो जाएगा 1:1। इफ आई आस्क यू द रेशियो ऑफ टाइम, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? T1:T2। ओके, T1 और T2 क्या है? 3 and 4। तो T1 और T2 का रेशियो आ जाएगा 3:4। वेरी सिंपल। इसके बाद अगर हम डिस्टेंस का रेशियो निकालें D1:D2, सो व्हाट इज द रेशियो? 180:240। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यू विल अगेन फाइंड इट एज 3:4। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हुआ है यहाँ पे कि अगर स्पीड का रेशियो 1:1 है, ओके, स्पीड दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, उस केस में क्या हो रहा है, जो टाइम का रेशियो आता है वही का वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? 3:4। तो डिस्टेंस का भी एग्जैक्टली वही रेशियो आया, 3:4। ऐसा क्यों हुआ? बड़ी ही सिंपल सी बात है। आप इस फॉर्मूले को देखेंगे, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो उस केस में टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। सो व्हाट वी कैन से कि अगर इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ओके, स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब दो केसेस हैं, हमने दो अलग केसेस डिफाइन किए, उन दोनों केसेस में स्पीड हमने देखा कि कांस्टेंट दिखाई देती है, स्पीड कांस्टेंट। तो इन दैट केस टाइम एंड डिस्टेंस विल बिकम प्रोपोर्शनल। और उस प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिख सकते हैं कि T1/T2 इज इक्वल्स टू D1/D2। मतलब डिस्टेंसेस का रेशो और टाइम का रेशो, द टू रेशियोज विल गोइंग टू बी इक्वल। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने जहां पर आपको दिखता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं या एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें दो केसेस दिए हुए, दो सिचुएशंस दी हैं, लेकिन दोनों में स्पीड सेम है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, आप डायरेक्टली, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका आंसर एक स्टेप में आंसर निकल सकता है। ओके, तो जैसा कि हमने कहा था कि विद इन 30-35 सेकेंड्स में आंसर निकालना है अपने को। जेनिक एजुकेशन पे हमें यही चीज सीखनी है कि कैसे हम क्विक आंसर निकाल सके विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से आपका यह आंसर बन सकता है T1/T2 D1/D2 को सिंप्लीफाई करके। कैसे होगा वो अपन क्वेश्चंस में समझेंगे। इसको फर्दर मूव करते हैं। अब देखिए, अगर मैंने अभी
टाइम स्पीड को कांस्टेंट किया था, तो स्पीड कांस्टेंट करने से टाइम और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, तो ये रेशियो बन जाएगा। अब मान लीजिए मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, टाइम को कांस्टेंट कैसे कर दूं? फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि लेट सपोज पहले केस में तो 60 की स्पीड से 3 आवर्स चले तो वी हैव ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर्स। अब मान लीजिए 70 की स्पीड से 3 आवर्स चल रहे हैं, सो इन दैट केस वी विल बी ट्रेवलिंग 210 किलोमीटर्स। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड? स्पीड का रेशियो हो जाएगा 6:7, ओके 6:7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? यू कैन सी टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:1। और डिस्टेंस का रेशियो, this is 180, this is 210, okay, if you simplify this you will ultimately get the ratio of 6:7। मतलब कि क्या हुआ, अगर टाइम आपका 1:1 के रेशियो में है तो आपका स्पीड और डिस्टेंस के रेशियोज बिल्कुल सेम हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इफ टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो विल हैव S1 by S2 इज इक्वल्स टू D1/D2। कुछ इस तरह का रिलेशन हमारे सामने आ सकता है कि S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बिल्कुल बराबर, तो बराबर रेशियो होने की वजह से ये रिलेशन बन जाएगा। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर आपको टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब दो सिचुएशंस हैं, दोनों में टाइम एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, okay, or I shouldn't say the formula, I will say a relation and what we can say a special expression, okay, a special expression for a special case where time is equals to constant। तो इस तरह से रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि देखिए स्पीड कांस्टेंट था तो टाइम प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम कांस्टेंट था तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो गया। नाउ व्हाट अबाउट डिस्टेंस? अगर मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, अगर डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट कर दूं तो क्या सिचुएशन होगा? आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एबल टू सॉल्व कि अगर डिस्टेंस यहाँ पे हम कांस्टेंट कर देंगे तो क्या रिलेशन बन सकता है। बट फिर भी मैं एक बार लिख के बता देता हूं। देखिए केस 1 में हमने मान लिया कि ठीक है 60 की स्पीड से चलते हैं, 3 आवर्स के लिए चलते हैं, सो 180 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। अब मान लीजिए मैं 90 की स्पीड से चलता हूं और 2 आवर्स के लिए चलता हूं, so again क्या होगा? I will going to travel 180 kilometers only. My distance will remain 180 kilometers. Now what is the ratio of speed? 60:90 का ratio. If you simplify this, you will get the ratio as 2:3. Okay. What is the ratio of time? Ratio of time will be 3:2, and the ratio of distance will be 1:1. So a very interesting relation here we are getting, that if the distance is constant, what we can see, the ratio of speed is exactly reverse of the ratio of time, or you can say it in another way, the ratio of time is exactly opposite or reverse the ratio of speed। मतलब इन दोनों के रेशियो कैसे हैं? एक दूसरे के उल्टे हैं बिल्कुल। मतलब ये 2 से 3 होता है तो ये 3 से 2 हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, मतलब 1:1 के रेशियो में है। दो अलग केसेस हैं, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। जैसे कि इस रिलेशन को हम कैसा लिख सकते हैं? इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ओके, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कैन आई राइट S1/S2 इज इक्वल्स टू T1/T2? नो, S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1। S1/S2 is equals to T2/T1. This is the relation that we will be getting. Okay? मतलब किसी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मुझे दिखता है कि दो केस बने हुए हैं, दो सिचुएशंस हैं, उसमें डिस्टेंस मुझे सेम दिख रहा है, तो ये फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले की मदद से हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की मदद से, सॉरी। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर लेते हैं। अगर अपन बात करें लेट्स से डिस्टेंस की, ओके, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। डिस्टेंस की यूनिट्स क्या क्या दिख सकती है हमें क्वेश्चंस में? डिस्टेंस की यूनिट्स हमें मेजरली मीटर्स या फिर किलोमीटर्स ही दिखाई देगी। ओके, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। स्पीड की बात करें तो, या पहले टाइम की बात कर लेते तो इजी पड़ जाएगा। ओके, टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम आपको दिख सकता है सेकेंड्स में, दिख सकता है क्वेश्चंस में, आपको मिनट्स में दिख सकता है और आवर्स में दिख सकता है। ओके, इसके अलावा कोई और दूसरा यूनिट हम यूज नहीं करते। इसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड मेजरली आपको दिखाई देगा मीटर्स पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर्स पर आवर। ये दो पॉसिबल यूनिट्स हो सकती हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं, बट हमें जो डिस्कस करना है वो सिर्फ यही दो यूनिट्स डिस्कस करनी है।
अब इसमें मेजर पॉइंट क्या आता है? मेजर पॉइंट ये आएगा कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, सो इट कैन बी रिटन एज 1000 मीटर्स, और आवर्स में 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होंगे? दैट इज 3600 सेकेंड्स. सो व्हेन यू कन्वर्ट इट यू विल गेट 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. तो रिलेशन कैसा बना कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है? 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब अगर मेरे पास किलोमीटर्स पर आवर में स्पीड है और मुझे मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 का. और अगर मेरे पास मीटर पर सेकेंड में स्पीड है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 का. जस्ट रिवर्स. ओके, तो ये एक यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है. देखिए ये चैप्टर में सबसे बड़ा जो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है. एक है डायग्राम्स, कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इनिशियल लेवल पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसका डायग्राम ड्रॉ करिए, आप उसको एक बार विजुअलाइज करिए, क्योंकि विजुअलाइज करने से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, खास तौर पे स्पीड टाइम डिस्टेंस के. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट्स, कि आपकी यूनिट्स बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में. ओके, क्वेश्चंस में क्या होता है? स्पीड दे देंगे किलोमीटर्स पर आवर में और यूनिट और टाइम दे देंगे सेकेंड्स में या मिनट्स में, और अगर आपने गलत कैलकुलेशन करा तो वो गलत कैलकुलेशन वाला आंसर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो दे नो हाउ यू विल गोइंग टू रिएक्ट ऑन अ क्वेश्चन. ओके, तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कुछ भी नहीं है. सो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यूनिट को हम बिल्कुल प्रॉपरली यूज करें. ओके, वी शुड हैंडल इट वेरी वेरी केयरफुली. तो याद रखिएगा. ओके, तो यू कैन नोट दिस पार्ट. ओके, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. हमारे सामने एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेज कि वॉकिंग एट 75% ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड A is 16 minutes late, okay, in reaching office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. क्वेश्चन बोलता है कि A कोई पर्सन है, ओके, वो घर से ऑफिस जाता है. ठीक है, A is a person who is going from home to his office, okay, but अगर वो अपनी स्पीड के 75% स्पीड पे चलने लग जाए, ओके, इफ ही स्टार्ट्स वॉकिंग एट हिज 75% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड और नॉर्मल स्पीड, तो वो ऑफिस पहुंचने में क्या होता है? 16 मिनट्स लेट हो जाता है. ओके, मतलब वो कहां से कहां जा रहा है? घर से लेके ऑफिस जा रहा है. ये पहला केस. दूसरे केस में क्या बोला कि वो इसी घर से लेके ऑफिस की दूरी को कवर करने के लिए अगर स्पीड को कम कर दे तो टाइम 16 मिनट बढ़ जाता है. मतलब स्पीड अगर 75% ही रह जाए तो उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 16 मिनट से. ओके, लेट हो जाएगा वो 16 मिनट से. तो कैसे हमें इसे समझना है? देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये लेट सपोज पॉइंट है जहां से वो शुरू करता है और ये ऑफिस है जहां पे उसको पहुंचना है. तो अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, देखिए क्या बोला? 75% ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, मतलब उसकी कोई स्पीड है जिसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्पीड. तो अगर वो नॉर्मल स्पीड से चले, लेट सपोज S से चले, ओके, तो वो T टाइम में ऑफिस पहुंच जाता है. घर से निकला, ऑफिस पहुंचा, S की स्पीड से T टाइम में पहुंच जाता है. लेकिन अगर उसकी स्पीड 75% ऑफ नॉर्मल हो जाए, मतलब 0.75 ऑफ S हो जाए, ओके, अगर नई स्पीड ये हो जाए तो वो ऑफिस पहुंचने में 16 मिनट लेट हो जाता है. अब लेट होना मतलब क्या हुआ? T+16 हुआ या T-16? ऑब्वियसली इट इज T+16, बिकॉज मान लीजिए 12 बजे मुझे पहुंचना था और मैं लेट हो गया 15 मिनट, तो मैं 12:15 पे पहुंचा, मतलब टाइम आगे बढ़ गया. तो यहां पर इस स्पीड से चलते हुए अगर वो जाता है तो उसको टाइम लगता है T+16. ओके, द रिलेशन इज T+16. अब देखिए क्या हो रहा है. ये सिचुएशन 1 है, इसमें वो घर से ऑफिस जा रहा था. ये सिचुएशन 2 है, इसमें भी वो घर से ऑफिस ही जा रहा है. इसका मतलब इस केस में और इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है. हमें डिस्टेंस बिल्कुल वही का वही दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस है. और जब सेम डिस्टेंस होता है तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है? याद कीजिए, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो हम कहेंगे S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1. ये रिलेशन बनता है हमारे पास. अभी यहां पर S1 S2 क्या हो सकता है? दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज T1, दिस इज T2. तो S1/S2, ओके, दिस इज 5,
0.75s S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू T2 मतलब T प्लस 16 अपॉन T, दैट इज ये आ गया T। ओके तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए S और S कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बस आपको T का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली। ओके सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे T का वैल्यू क्या आता है। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यू कैन सी कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है कि ये रिलेशन अगर आपको याद है तो बस ये रिलेशन लगाना है और आंसर निकाल देंगे। अगर अपन फॉर्मूले से करने जाएंगे तो 3 से 4 स्टेप्स एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसको और छोटा करना है आपको, इसको और कम करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसा हमने यहाँ पे स्पीड को क्या माना, वेरिएबल माना। अब इंजीनियरिंग में हमने सीखा है हर चीज में मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स ले लेते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं, बट एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या है, उसने कहा वो नॉर्मल स्पीड के 75% पे वॉक कर रहा है, मतलब इसकी जो नॉर्मल स्पीड है और जो नई स्पीड है वो रिलेटेड कैसे है, वो एक परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड है। तो ये सोचने का तरीका है कि अगर नॉर्मल स्पीड और न्यू स्पीड अगर ये दोनों एक परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड है, मतलब एक रिलेटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो और हम ये भी देख सकते हैं एस और एस तो कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह के केस में हम इस नॉर्मल स्पीड को s की जगह पे 100 ले सकते हैं। ओके तो इस आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। आप 100 ले लीजिए स्पीड को, तो क्या होगा, आपकी यूजुअल स्पीड हो गई 100। टाइम को नहीं छेड़ सकते। ओके टाइम वी हैव टू टेक वेरिएबल, रीजन क्योंकि यहाँ पे 16 मिनट्स लेट का जो पॉइंट दिया है, दिस इज अबाउट द एब्सोल्यूट टाइम। दिस इज एब्सोल्यूट टाइम, ये रिलेटिव नहीं है, 16 मिनट एब्सोल्यूट है कि इतना डिफरेंस आ रहा है। स्पीड 100 थी तो टाइम t हो गया। अब स्पीड इस केस में 0.75 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं स्पीड को लिख देता हूं 75। ओके तो यही रिलेशन को अगर स्पीड 100 ली जाए तो आपका रिलेशन लिखा जा सकता है 100 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू t प्लस 16 upon t. Okay, and you can solve this and you will get the same answer, you will get exactly the same value because concept तो वही का वही है, expression भी वही का वही हमने अप्लाई किया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि पुरानी और नई स्पीड में एक रिलेशन था। किससे रिलेशन था, परसेंटेज का रिलेशन था, और परसेंटेज का रिलेशन जहां पे आ गया वहां पे आप 100 अज्यूम कर सकते हैं। ओके सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। Okay, so friends, let's move to the next question. Next question आता है
a hero goes after a villain who is 200 meters, okay, who is 200 meters before him, okay, where will the hero catch the villain when they run at the rates of 11 kilometers and 10 kilometers per hour respectively. So क्वेश्चन को रीड कीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ आता तो 4 बार रीड कीजिए, 5 बार रीड कीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें ऐसे कोई समस्या नहीं है कि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा सो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। आप रीड करिए, जैसे कि मैंने कल भी कहा था 70% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अ हीरो गोज आफ्टर अ विलन, मतलब सिंपल सी बात है, इस कहानी में 2 पर्सन्स हैं, 2 किरदार हैं इसके, एक कौन है, एक हीरो है और एक विलन है, बहुत अच्छी बात है। अ हीरो गोज आफ्टर अ विलन हु इज 200 मीटर्स बिफोर हिम, मतलब विलन कहाँ खड़ा है, उससे 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है, 200 मीटर आगे खड़ा हुआ है। तो क्या हम इसे बना सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं? इतना पिक्चर समझ में आया तो लेट्स ड्रॉ दिस। तो हम ड्रॉ करते हैं इसको, लेट्स सपोज दिस इज हीरो, ओके, और इससे 200 मीटर आगे यहाँ पे ये विलन, ओके, कुछ इस तरह से सिचुएशन है एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 200 मीटर्स, 200 मीटर्स। नाउ हीरो इज रनिंग बिहाइंड द विलन। अब देखिए, अब हमें इनकी डायरेक्शन पता करनी है, ये पता चल गया कि ये दोनों भाग रहे हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, क्या विलन इधर भाग रहा है, हीरो इधर भाग रहा है, नहीं, क्या विलन और हीरो इधर इधर भाग रहे हैं, ऐसा भाग रहे हैं, नहीं, हीरो इज रनिंग बिहाइंड द विलन, हीरो इज चेजिंग द विलन। तो अगर ऐसे सिचुएशन है, चेस करने वाली सिचुएशन है, तो डेफिनेटली विलन इधर जा रहा है एंड हीरो इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, बस हीरो से 200 मीटर पीछे है। तो इस तरह की सिचुएशन है, ओके। नाउ फिर क्वेश्चन में पूछते हैं where will the hero catch the villain when they run at the rates of 11 and 10 kilometers। मतलब हमें ये बताना है कि ये हीरो अगर 11 किलोमीटर्स पर आवर से भागे और विलेन 10 किलोमीटर्स पर आवर से भागे तो कितनी दूरी पर हीरो विलेन को कैच कर लेगा, ओके, कितनी दूरी पर कैच कर लेगा। तो दूरी कहाँ से, मे बी रिलेटिव टू विलेन और मे बी रिलेटिव टू हीरो, कोई सा भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो दिस इज जनरल क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 200 मीटर का गैप दिया है, ये हमें समझ में आता है, विलन ये भाग रहा है, आगे कहाँ तक भागेगा, जहां पे हीरो इसको कैच कर लेगा। अब देखिए सिचुएशन क्या होता है, हम ये देखते हैं कि क्योंकि हीरो का स्पीड ज्यादा है, सो दौड़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हीरो धीरे धीरे विलन के क्लोज आता जाएगा एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही विल कैच द विलन। तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट है सी जहां पर हीरो ने विलन को कैच कर लिया, ओके, दिस इज द पॉइंट सी जहां पर हीरो ने विलन को कैच कर लिया। अब मुद्दा यहां पे आता है, लेट सपोज विलन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस है x, कि x डिस्टेंस तक भागे। यहाँ पे विलन खड़ा था, पहले यहाँ हीरो था, दोनों ने भागना शुरू किया तो विलन आगे भाग रहा था, हीरो पीछे भाग रहा था, भागते भागते क्या हुआ, x डिस्टेंस के बाद हीरो ने कैच कर लिया, x डिस्टेंस के बाद। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, ऐसा क्या हमें दिख रहा है कि जिसको हम कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं या कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मैं कहता हूं देखिए, जब हीरो ने विलेन को देखा, जिस मोमेंट पर देखा, दोनों धरती पर थे, ओके, दोनों के लिए धरती का जो समय था वो बिल्कुल सेम चल रहा था, दोनों ने मान लो घड़ी पहनी थी हाथ में, दोनों की घड़ी में 12 बज रहे थे, ओके, लेट्स अज्यूम। और जब दोनों ने भागना शुरू करा, भागते भागते जिस मोमेंट पर विलेन को हीरो ने कैच कर लिया, एग्जैक्टली उस मोमेंट तक विलेन और हीरो सेम टाइम के लिए दौड़े थे, ओके। क्या हुआ, हीरो ने देखा विलेन को and just he started running, and at the same moment we'll assume that villain is also started running. So when the both of these persons are started running and when the hero catches the villain, exactly till that moment, तो t equal to 0 क्या है, जहां पे दोनों ने भागना शुरू किया, और t equal to t कोई सा टाइम जहां पे कैच हो गया, वो कौन सा है, ये पॉइंट सी पे। So it means दोनों ही persons, okay, hero and villain, I will write this line, hero and villain both ran for same time, okay, same amount of time, दोनों बिल्कुल एक जैसे टाइम के लिए भागे हैं, जितनी देर के लिए ये भागा है उतनी देर के लिए ये भागा है। फर्क कहाँ हो गया, विलन की स्पीड कम थी, ओके, हीरो की स्पीड ज्यादा थी, तो हीरो ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, विलन कम डिस्टेंस कवर कर पाया इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। सो अगर ये सिचुएशन बनता है कि टाइम सेम है, तो हमने एक रिलेशन सीखा था कि इफ टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, I can write S1 upon S2 is equals to D1 upon D2, okay। Now S1 क्या है, S1 यहाँ पे हमारे लिए हो जाएगा स्पीड ऑफ हीरो,
और S2 स्पीड ऑफ विलन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ हीरो अपॉन डिस्टेंस ऑफ विलन। मतलब करना क्या था, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन लगाना है। स्पीड ऑफ हीरो कितना है 11 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ विलन कितना है 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, नाउ हीरो ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखिए 200 मीटर तो ये वाला और x मीटर्स या x किलोमीटर्स ये वाला। अब क्योंकि यूनिट्स किलोमीटर्स में दी हुई है दोनों स्पीड की यूनिट्स, तो मैं मान लेता हूं कि किलोमीटर्स में, आई एम अज्यूमिंग कि x इज इन किलोमीटर्स। तो यहां पर हीरो के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस इज 0.2 किलोमीटर्स ये वाला और x किलोमीटर्स ये वाला, मतलब x प्लस 0.2 अपॉन विलन के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ x, सो दिस इज x। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज योर क्वेश्चन। यू कैन सी कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक यहां पे लगाना था। अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स कुछ नहीं लगी, सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट लगे मैथमेटिक्स के। बस सोचने की चीज क्या थी कि हीरो और विलन दोनों सेम टाइम के लिए भागे। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी फ्रेंड के पीछे भाग रहे, आपका और आपके फ्रेंड ने साथ में भागना शुरू करा, जब आप उसको कैच करेंगे उस ड्यूरेशन को अगर आप देखें तो आप दोनों ही पर्सन सेम टाइम के लिए भागे, बिकॉज हम सभी अर्थ पे हैं, तो यहाँ पे कोई क्वांटम वाला कंसेप्ट तो लगना ही नहीं है, तो इसलिए टाइम सबके लिए बिल्कुल एक जैसा ही चल रहा है। ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखिए अभी हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे। हमने जो फॉर्मूला था स्पीड टाइम डिस्टेंस का, उसको बेसिकली कंसेप्ट को समझा, उसके आइडिया को समझा हमने। अब हम डिस्कस करते हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, दैट इज द टाइम ऑफ मीट। ओके, टाइम ऑफ मीट। टाइम ऑफ मीट में बेसिकली क्या होगा कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स लेट सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ऐसा केस होगा तो उस समय टाइम ऑफ मीट कितना होगा, दोनों किस समय पे मिल सकते हैं, टाइम ऑफ मीट कैसे हम निकालेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक रेलवे ट्रैक है, दिस इज द रेलवे ट्रैक। यहां से एक ट्रेन ए है जो कि इस डायरेक्शन में आती है, लेट सपोज ये दूसरी ट्रेन है बी जो कि इस डायरेक्शन में आती है। डी डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या है डी। ओके, ऐसा मान लेते हैं। और ए की स्पीड है लेट सपोज एस ए, बी की स्पीड है लेट सपोज एस बी। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ओके, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मीट करेंगे। अब मीट कहां पे करेंगे, अब वो जो मीट करने का पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं इसी के बीच में ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। लेकिन अगर मुझे ये निकालना है कि वो किस समय पे मीट करेंगे, एट व्हाट टाइम दे विल गोइंग टू मीट। ओके, इस डिस्टेंस की, इस सिचुएशन की शुरुआत होने से लेके कब तक जाके वो लोग मीट कर पाएंगे। सो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ मीट, जैसे कि हमने कहा टाइम ऑफ मीट। अब कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ मीट, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट मैं कहता हूं टाइम ऑफ मीट मतलब वो टाइम जिस समय तक दोनों ही पर्सन्स ने सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस कवर किया होगा। मैं मान लेता हूं कि ये दोनों ऐसे मूव करते हुए, ये यहां से मूव करते हुए आया, ये यहां से मूव करते हुए आया और कहीं एक सी पॉइंट पर दोनों मीट कर गए। ओके, सी पॉइंट पर मीट कर गए। अब जब ये सी पॉइंट पर मीट करेंगे तब सिचुएशन क्या होगा, ए ने इस ए से लेके सी तक डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, किस टाइम के लिए किया होगा, लेट सपोज टी एम टाइम के लिए इसने ट्रैवल करा। टी एम मान लेते हैं हम टाइम ऑफ मीट। ओके, तो ए ने ए से सी तक एस ए की स्पीड से टी एम टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करा। बी ने एस बी की स्पीड से बी से लेके सी तक टी एम टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करा। ओके, और हम क्या देखते हैं कि ए सी प्लस सी बी इज बेसिकली इक्वल्स टू ए बी। ये तो बेसिक ज्योमेट्री है। ओके, तो ए बी क्या है डी, तो इसकी जगह मैं डी लिख देता हूं डायरेक्टली। डी इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ओके, नाउ व्हाट इज ए सी, ए सी इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पॉइंट ए और द ट्रेन ए। नाउ डिस्टेंस क्या वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ए की स्पीड कितनी है एस ए और टाइम कितना लगा टी एम, तो ए सी की जगह में मैं लिख दूंगा डिस्टेंस दैट इज स्पीड इनटू टाइम, तो एस ए इनटू टी एम। ओके, प्लस बी के लिए क्या होगा, बी से लेके सी तक स्पीड क्या हुई एस बी, तो एस बी इंटू टाइम इज टाइम टेकन एज टी एम। नाउ दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कैपिटल डी और स्मॉल डी। Now we can take Tm out of this particular equation. So Tm का वैल्यू क्या आ गया, D upon SA plus SB. Okay, so this is the time of meet when the two trains or two objects are coming in opposite directions. Okay, ये दोनों कैसे opposite direction में चल रहे हैं, इसका डायरेक्शन वैसा है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों opposite है और opposite direction में ये दोनों meet कर सकते हैं।
ओके तो मीट करने की सिचुएशन में इनका जो टाइम ऑफ मीट होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ टू पर्सन्स। ओके हालांकि इस कंसेप्ट को अपन रिलेटिव स्पीड से भी समझ सकते हैं, बट आई विल स्टिल प्रेफर कि मैं आपको बिना रिलेटिव स्पीड के ही ये कॉन्सेप्ट को समझा दूं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड को अप्लाई करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है किसी किसी सिचुएशंस में। ओके नाउ दिस इज केस 1 कि टाइम ऑफ मीट हमने निकाला केस 1। केस 2 टाइम ऑफ मीट का आता है, दिस इज ए, दिस इज बी, और लेट सपोज ये डी डिस्टेंस है। तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि अगर दोनों पर्सन्स मूव कर रहे हैं, लेट सपोज ये इधर मूव करता है, ये इधर मूव करता है, ओके तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों मीट करेंगे तो कहाँ पे जाके मीट करने वाले हैं? देखिए ये कहीं पे जाके पॉइंट सी होगा, आई विल से दे विल गोइंग टू मीट देयर। नाउ जब ये दोनों मीट करेंगे तो जितने समय के लिए ए चल रहा होगा एग्जैक्टली उतने ही समय के लिए बी भी चल रहा होगा। दैट्स वेरी सिंपल लॉजिक। तो ए कितने समय के लिए चल रहा होगा? हम मान लेते हैं लेट्स सपोज टीएम टाइम के लिए, और बी कितने समय के लिए चल रहा होगा? अगेन टीएम टाइम के लिए। और यहां पर हम एक रिलेशन देख सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी इज बेसिकली इक्वल्स टू टी। ओके ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू टी। ए सी कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। तो ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अगर इसकी स्पीड है एस ए और इसकी स्पीड है एस बी, तो ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट विल बी इक्वल्स टू एस ए टाइम्स टीएम। ओके और बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज इक्वल्स टू एस बी टाइम्स टीएम एंड दिस इज इक्वल्स टू डी। तो टी का वैल्यू आ जाएगा डी अपॉन एस ए माइनस एस बी। ओके तो सिचुएशन क्या बनी? दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज फॉर ऑपोजिट डायरेक्शंस। and this particular equation is for same direction। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्योंकि ये हमें बहुत काम आएंगे ट्रेन क्रॉसिंग वाले टॉपिक को डिस्कस करने में। अभी बस यहाँ पे ये इस एक्सप्रेशन को समझ लीजिए, देख लीजिए हमने क्या माना, टाइम, जो टाइम था वो दोनों पर्सन्स के लिए सेम था। ओके सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस, यू कैन नोट दिस। ओके सो चलिए हम अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा टाइम ऑफ मीट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ये कॉन्सेप्ट हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो क्या टॉपिक क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए, टू ट्रेन्स ए एंड बी आर 110 किलोमीटर्स अपार्ट। ओके टू ट्रेन्स ए एंड बी आर 110 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में दो ट्रेन्स हैं जो कि 110 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे, वन ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 AM एंड ट्रैवल टूवर्ड्स बी एट 20 किलोमीटर्स पर आवर। सो वन ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 AM। अब कौन सी ट्रेन स्टार्ट हो रही है 7 AM पे, जरा सोचिए। जैसे कि उसने लिखा 7 AM एंड ट्रैवल टूवर्ड्स बी, मतलब बी की तरफ जा रही है, तो बी की तरफ कौन सी ट्रेन जा सकती है? ए जा सकती है। सो डेफिनेटली 7 बजे कौन स्टार्ट हुआ? ए एट 20 किलोमीटर पर आवर। सो ये जो 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है। ओके आगे, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 8 AM। तो अगली ट्रेन स्टार्ट हुई बी से 8 बजे। तो बी पे जो ट्रेन थी वो 7 बजे चालू नहीं होती, वो चालू होती है 8 बजे। ओके 7 बजे कौन सी ट्रेन चलती है? जो ए से शुरू होके निकल रही है एंड ट्रैवल टूवर्ड्स ए एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी जो ट्रेन है वो 25 की स्पीड से चलती है, बहुत अच्छे, लेकिन वो चालू होती है 8 बजे। ओके तो इसको ड्रॉ करते हैं सिचुएशन को जरा। देखिए कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि ये एक ट्रैक है, ये है ए और ये है बी। अब यहां पे क्या होगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग टाइम पर अलग अलग मोशंस के बारे में दिया हुआ है। पहला एक ट्रेन निकलती है 7 बजे, फिर दूसरी ट्रेन निकलती है 8 बजे एंड सो ऑन, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको ऐसे अलग अलग टाइम के बारे में कुछ ना कुछ सिचुएशन दी हो, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हो, तो आप अलग अलग डायग्राम्स बना लीजिए। उससे क्या होगा, आपको हर एक टाइम फ्रेम के डायग्राम को समझने में आसानी होगी और उनको रिलेट करना आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर हम ट्रेन का डायग्राम बनाए एट 7 AM, देखिए 7 AM पे ट्रेन ए निकली, ठीक है। 7 AM के पहले जो सिचुएशन थी कि 110 किलोमीटर दूर खड़े हैं, वो दोनों 110 किलोमीटर पे ही खड़े थे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा 7 AM के पहले। तो इसका मतलब एग्जैक्टली एट 7 AM सिचुएशन था ए एंड बी और ये सॉरी 110 किलोमीटर के गैप में दोनों खड़े थे। अब फिर क्या बोला उसने, ट्रेन ए
निकलने वाली है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब एग्जैक्टली 7 AM पे इस ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से होने वाली है। ओके, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ दिस ट्रेन स्टार्टेड मूविंग एट 7 AM। ओके, आगे क्या बोला? अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 8 AM, मतलब यहां पर 7 बजे तो ये ट्रेन बिल्कुल खड़ी हुई थी, ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही थी, लेकिन 8 बजे इस ट्रेन ने चलना शुरू किया। अब हम बनाते हैं 8 बजे की पिक्चर, जैसे 7 बजे की बनाई ऐसे 8 बजे की बनाते हैं। तो 8 AM पे क्या सिचुएशन हुआ होगा? 8 AM, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एग्जैक्टली एट 8 AM पर ये ट्रेन ने चलना शुरू किया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन ये ट्रेन क्या ये अभी भी ए पे ही दिखाई देगी हमें? क्या ए पे दिखेगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक इसमें 7 बजे से 8 बजे तक ने इस ट्रेन ने क्या करा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू करा। तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर लिया होगा? ऑब्वियसली 20 किलोमीटर। मतलब अब ये ट्रेन हमें ए पे नहीं दिखेगी, अब ये ट्रेन हमें दिखेगी किसी ए डैश पॉइंट पर, जो कि इस ए से 20 किलोमीटर आगे होगा। इसका मतलब ये ट्रेन अब यहां पहुंच चुकी है और ये अभी भी मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। नाउ स्टिल इट इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। क्या अब आप सोच सकते हैं दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना है? एग्जैक्टली 8 बजे। 8 बजे वो टाइम है जिस पर ये ट्रेन ने चलना चालू किया। तो हम देखते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर। अब जरा पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है? एट व्हाट टाइम दे विल गोइंग टू मीट। तो अभी हमने सीखा टाइम ऑफ मीट क्या होगा? अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ स्पीड, और अगर डिफरेंट सेम डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। यही हम कंसेप्ट लगाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, और दोनों के बीच में गैप कितना है? 90 किलोमीटर का। सो व्हाट वी कैन सी कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, और टाइम ऑफ मीट के कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं कि TM विल बी इक्वल्स टू 90, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड का सम। तो 20 और 25, तो 20 और 25 चलिए लिख देते हैं, 20 प्लस 25 लिख देते हैं, 20 प्लस 25। तो कितना आया जरा कैलकुलेट करके देखिए। दिस विल कम आउट टू बी 2 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ट्रेन कब मीट करेंगी? 2 घंटे बाद। अच्छा, अब 2 घंटे बाद मतलब कहां से 2 घंटे? क्या 7 बजे से गिनूंगा या 8 बजे से गिनूंगा? ऑब्वियसली हम अभी कौन से टाइम फ्रेम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं? 8 बजे के टाइम फ्रेम पे। तो अगर हमारा कैलकुलेशन 8 बजे के टाइम फ्रेम पे है, इसका मतलब जो भी टाइम नोट किया जाएगा, जो भी टाइम कैलकुलेट होगा, वो इस फ्रेम के आगे ही जाएगा, इससे पीछे नहीं जा सकता। ओके, तो 8 बजे से 2 घंटे मतलब 10 बजे। इट मीन्स बोथ द ट्रेन्स विल मीट एट 10 AM. Okay, so this is how you can solve the question for relative, not relative, I will say the time of meet. बेसिकली यहाँ पर सिर्फ वो फॉर्मूले 2 हैं, उनको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन।